अभी तक जिस हिंदी को हल्के में लेते रहे वही बोझ बन रही है ना, क्योंकि अब और सब्जेक्ट करें या हिंदी, अब 2 ही महीने बचे हैं। उठाओ पुराने पेपर और देखो, बख्तिन से लगातार 4 साल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या होता है एंकर वाइट? जनसंचार पता है? अरे प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। इतना सब देखने के बाद अब एक बात तो पता चली कि भैया लेवल तो बड़ा है, अब हिंदी को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो आपको हाई स्कोर दे सकता है। आर्यविहान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। तो भैया पहले तो मुझे ये बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक हिंदी को छुआ भी नहीं? वो जो लास्ट टाइम पे कहते हैं कि अब 2 महीने में हिंदी की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड ने अपना सैंपल पेपर डाल दिया है। यानी कि अब आपको बिल्कुल भी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध के रखनी है, क्योंकि सैंपल पेपर वह होता है जो आपको बताता है कि एग्जाम से पहले आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कहां आपके नंबर काटे जा सकते हैं। तो भैया अब बिल्कुल तैयार हो जाओ, अब आपको अपनी रफ्तार धीमी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी भी रफ्तार धीमी करने पर अब आपको पछतावा होना पड़ेगा। तो जल्दी से देख लेते हैं हम कि सैंपल पेपर में अपने हिंदी में क्या डाला गया है। तो देख लीजिए, ये हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड यानी कि हमारे मध्य प्रदेश की जो साइड है शिक्षा की, उस पर सैंपल पेपर डला हुआ है, और इसमें बताया गया है केवल अभ्यास हेतु नमूना, यानी कि हायर सेकेंडरी क्लास 12th का हमारा सैंपल पेपर है। और इसमें यह बताया गया है कि टोटल कितने प्रश्न आएंगे। 23 प्रश्न आने वाले हैं, समझ रहे हैं? 23 प्रश्न, यानी कि हर साल 23 ही आते थे, इस साल भी 23 हैं। कौन कौन से 23 प्रश्न हैं बताएंगे आगे। इसके बाद टाइम तो आपको पता ही है कि 3 घंटे मिलता है, और वो भी पर्याप्त नहीं मिलता है, आपको कम पड़ेगा पेपर में अगर आप तैयारी नहीं करके जाएंगे। टोटल नंबर कितने हैं? 80 नंबर का आपका पेपर आता है। ठीक, तो देखते हैं कैसा है। तो अब भैया सैंपल पेपर का पैटर्न क्या है और हिंदी में कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। तो हमें ये तो पता है कि हमारे टाइप हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो कितने नंबर के आते हैं पता है? अरे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको अभी तक पता ही नहीं होगा कि कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी और एक शब्द में उत्तर, यानी कि ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं, और ये आपको टोटल मिलाकर के कितने नंबर दे रहे हैं? ये आपको टोटल मिलाकर के 32 नंबर दे रहे हैं। कितने? 32। 6 प्रश्न आपके सही विकल्प के पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान के 6 प्रश्न होंगे, सत्य असत्य के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, सही जोड़ियां 7 नंबर की, और एक शब्द में उत्तर भी आपके 7 नंबर के होंगे। यानी कि अब ये वो समय है कि आपको अपनी किताब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना पढ़े आप इन प्रश्नों को नहीं दे पाएंगे। इनमें अगर आपने तुक्का लगाया तो समझो एग्जाम में 1 नंबर आपका गया। अब सर करेंगे कैसे? इतना समय बचा हुआ तो है नहीं कि अब पूरी किताबें पढ़ें, साल भर उठाया नहीं। अब तो सर डिमोटिवेशन हो रहा है, अंदर से डर लग रहा है, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, पहाड़ जैसा सिलेबस रखा हुआ है, क्या करें? तो भाई समस्या का तो समाधान एक ही है कि अब ऐसी जगह तलाशो जिस जगह पर आपको सब चीजें इकट्ठी मिल रही हो, शॉर्ट में मिल रही हो, जो भरोसेमंद हो, आपके एग्जाम में हर बार जिस जगह से ही प्रश्न पूछे गए हो। तो ऐसी जगह क्या है? आप कहेंगे सर ऐसी जगह क्या है, आप ही बता दीजिए। अरे बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, संभव बैच जो हमारे आर्यविहान का है, इस बैच में आपको ये सब चीजें इकट्ठी मिल रही हैं। हम आपको कुछ प्रश्न देंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे, और ये वास्तविकता में गारंटी है, और हर साल का हमारा पैटर्न है कि यहां से बाहर प्रश्न नहीं पूछे गए। आप देख लीजिए, पुराना पैटर्न उठा के देख लीजिए हमारी स्थिति को। तो मैं फिर कह रहा हूं, अब हार्ड वर्क कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन टाइम कम है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश भी याद करनी है, हिंदी को भी समय देना है। तो अब कोई ऐसी जगह तो हो, तो वो जगह है आर्यविहान, जहां पर आपको ये सब चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से एक विश्वास के साथ मिल रही हैं। तो आपको यहां तो चीजें करनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
क्या है? हमारे अति लघुत्तरी प्रश्न। जो कितने आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न? 10 प्रश्न आते हैं सर। कितने नंबर के? एक अति लघुत्तरी प्रश्न 2 नंबर का आता है सर, और 20 नंबर का इनका हमारे एग्जाम में वेटेज है। यानी कि सबसे ज्यादा प्रश्नों में अगर किसी का वेटेज है तो हमारे अति लघुत्तरी प्रश्न का। और ये एक ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पर आप गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? पूछिए क्यों सर? क्योंकि यहां पर आप बनाकर नहीं लिख सकते, आपको 1 या 2 लाइन में इसका उत्तर देना पड़ता है, और ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 शब्दों में। अब 30 शब्दों में भी यार क्या बना के लिखेंगे आप? इसलिए ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि फैक्ट टू फैक्ट आपको इनका जवाब देना पड़ता है। उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न है जो 4 नंबर का प्रश्न आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 हैं, यानी कि 3 नंबर का एक प्रश्न आता है, और टोटल 3 नंबर के प्रश्न के साथ 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। यानी कि ये भी वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहां से अनुच्छेद लेखन पूछे जाते हैं, ये सब चीजें यहीं से तो पूछी जाती हैं बेटा। कवि परिचय, लेखक परिचय, ये यहीं का भाग है। तो आपको ये सब चीजें तो बेटा बहुत अच्छे से देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है जिससे आप चीजों को कवर कर पाएं। उसके बाद क्या है? उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जो 4 प्रश्न आते हैं, और 4 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। टोटल 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्य और पद्य दोनों की व्याख्या यहीं से आती है। उसके बाद निबंध और आपका पत्र लेखन, ये यहीं से पूछे जाते हैं, और इसे करने के लिए आपको गद्य और पद्य की व्याख्या अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर यहां सावधानी हटी तो समझो दुर्घटना घटी। ऐसे आपके पूरे एग्जाम में 18 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, और 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव, यानी कि 32 नंबर के हैं। टोटल 5 प्रश्न होते हैं एक एक करके। तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है हमारे एग्जाम में? टोटल 23 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा? टोटल 23 प्रश्न पूछे जाते हैं, 23। और कितने नंबर के होते हैं? 80 नंबर के 23 प्रश्न होते हैं। यानी कि अब आपको समझदारी और अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम है। हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम समय में केवल अशुद्धियां नहीं लिखना है, गलतियां नहीं करना है, शुद्धता लिखनी है। क्योंकि हिंदी में केवल आपका एग्जामिनर होता है, चेक करने वाला होता है, वो आपकी गलतियों को देखता है कि कहां आप गलतियां कर रहे हैं। वही सब चीजें हम अपने स्टूडेंट्स से बताते हैं कि इस जगह पर आपकी सबसे ज्यादा गलती हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पर गलतियां करता है। कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वहां पर हम ज्यादा याद करेंगे। कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां तक अभी तक प्रश्न ही नहीं बने, तो उनको हम याद करेंगे लेकिन थोड़ा लो करके पढ़ेंगे। तो ऐसे ही ये सैंपल पेपर दिया हुआ है बेटा, तो उस सैंपल पेपर को हमें अच्छे से करना है। ठीक है, तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? यहां पर दिया हुआ है रीतकाल की कोई 2 विशेषताएं, नई कविता की कोई 2 विशेषताएं। अरे भैया, ये प्रश्न आपके पद्य साहित्य के इतिहास से पूछा गया है। कहां से? पद्य साहित्य के इतिहास से। ठीक, पद्य साहित्य का इतिहास। अब तो भैया गड़बड़ हो गई, क्योंकि अभी तक तो पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा ही नहीं। अब कहां से करें? अरे डले हुए हैं अरविहान एप्लीकेशन पर, संभव में पढ़ा रहे हैं। केवल एक क्लास में पूरा पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जिसमें गद्य का, पद्य का, आरोह, और हमने गद्य पद्य के पूरे प्रश्न लिए हुए हैं, और गारंटी से उनसे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला। तो ये तो हो गया भैया दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने और भाषा को सहूलियत से क्या तात्पर्य है? ये पतंग से पूछा गया है, ऊपर वाला, नीचे वाला बात सीधी थी पर। तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां से पूछे जाते हैं। सांग रूपक अलंकार, मुक्तब काव्य की परिभाषा, ये काव्य बोध से कहां से पूछा गया है बेटा? ये आपके एग्जाम में काव्य बोध से पूछा गया है। यानी कि अब भाषा बोध और काव्य बोध, जिन्हें आप इनडायरेक्ट रूप से ग्रामर कहते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सवैया छंद, बिंब विधान, ये भी दोनों कहां से पूछे गए हैं? काव्य बोध से ही पूछे गए हैं। रेखा चित्र एवं संस्मरण में कोई अंतर, नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर, ये आपके कहां से? गद्य साहित्य के इतिहास से। कहां से पूछे गए हैं? गद्य साहित्य का इतिहास। अब तो भैया समस्या ये है कि हमें गद्य साहित्य भी पढ़ना है, पद्य साहित्य भी पढ़ना है, और टाइम बहुत कम बचा हुआ है। सर
क्या करें, डर लग रहा है। डरना नहीं है बेटा, यही वो टाइम है जब आप अपने आप को एक अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन के लिए ही तो एग्जाम बनाए गए हैं जहां बच्चों का डर कम किया जा सके। तो प्रश्न अगला क्या है, भक्तिन की अधूरी कहानी, लेखक ने शीरीष के पुल को कालजयी अवधूत क्यों कहा है? भक्तिन 2022, 2023, 2024, 2025 लगातार 4 साल से यहां से प्रश्न बने हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। यहां तो आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए। तो ये आपके भक्तिन से 2 नंबर यानी कि आपके चैप्टर आरोह के गद्य खंड से लिया गया है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों में 2 अंतर, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में 2 अंतर। ये आपके भाषा बोध से लिया गया है बेटा। कहां से लिया गया है? भाषा बोध, जिसे आप क्या कहते हैं? ग्रामर का पार्ट ही मानते हैं। रचना के आधार पर वाक्य और निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करिए। ये दोनों प्रश्न भी कहां से लिए गए हैं? आपके भाषा बोध से, यानी कि 4 नंबर के काव्य बोध से प्रश्न बने, 4 नंबर के भाषा बोध से प्रश्न बने। अब आप समझ रहे हैं कि प्रश्नों का लेवल भी लगातार अप होता चला जा रहा है। और इस साल मध्य प्रदेश बोर्ड ने तो भाई अपनी कठिनता की सीमा बढ़ा दी है कि एग्जाम में कुछ और ज्यादा कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब तो बड़ी ही समस्या वाली बात है कि इतने कम समय में हिंदी को हमने बोझ बना के रख लिया है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं और हल्के में ले गए। लेकिन अब भी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। पूरी चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी जो आपके लिए आवश्यक हैं, आपको पता ही नहीं। अभिव्यक्ति और माध्यम के बारे में बहुत से बच्चों को पता ही नहीं, वो सब हमने संभव में करवाई हुई हैं। इसलिए बच्चा आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। फिर क्या है? मोहनजोदड़ो की जल संस्कृति एवं जूझ, ये आपके बेटा वितान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? वितान से लिया गया है। और उसके बाद इंटरनेट की 2 प्रमुख सीमाएं, एक अच्छे लेखन की सीमा। ये कहां? आपके में जो बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, मैं जिसकी अभी बात कर रहा था, अभिव्यक्ति और माध्यम, ये यहां से लिया गया है बेटा। तो अब तो ऐसा है कि हमें अपनी तैयारी बहुत अच्छे से लगातार करके रखनी है। अब जीवन परिचय यानी कि कवि परिचय हम बात कर लेते हैं। अब कवि परिचय में 2 पूछे जाते हैं, एक गद्य से, एक पद्य से। अब दिक्कत क्या है कि कवि परिचय सर याद ही नहीं होते। मैं गारंटी देता हूं केवल 10 मिनट में आपको कवि परिचय याद कराऊंगा, और 10 मिनट में हमने अपने बैचेस में करवाए भी हैं। कवि परिचय को इतने सरल तरीके से पेपर के हिसाब से डिजाइन किया है कि बच्चा क्लास में ही उन कवि परिचय को याद कर रहा है। हिंदी एक सरल सब्जेक्ट है, बस समस्या क्या है कि आपने अब तक पढ़ी नहीं, बेहतर तरीके से पढ़ी नहीं, तो अब आपको वो बोझिल लगती है। बस आपको यही नहीं करना है। एक बेहतर डिसीजन आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही वो एग्जाम है बेटा जो आपको बोर्ड से अब और अपने सपनों की तरफ ले जाएंगे। इसलिए मैं फिर कहता हूं, एक बेहतर डिसीजन। तो ये कवि परिचय और जीवन परिचय हो गए, और ये हमारे आ गया एक अनुच्छेद और विज्ञापन। ये हमारे 3 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या आता है? एक आएगा अपठित गद्यांश, उसके अथवा में होगा पद्यांश। ये भी 3 नंबर के पूछे जाते हैं। ये आपकी बुक से नहीं होते हैं बेटा, केवल आपको दे दिए जाएंगे, जिसमें आपको प्रश्न छांट करके उनका उत्तर लिखना है, यानी कि प्रश्नों के माध्यम से आप उनका क्या उत्तर लिखेंगे। ये 3 प्रश्न हर गद्य और पद्य दोनों में पूछे जाते हैं, यानी कि आपको इनको भी समझना पड़ेगा कि कैसे हमें इनको सही करना है, पूरा करना है। ठीक, आगे आते हैं। फिर एक संदर्भ प्रसंग व्याख्या पद्य की आती है जो 4 नंबर की है। इसको समझना इसलिए जरूरी क्योंकि संदर्भ लिखना पड़ता है, फिर प्रसंग लिखना पड़ता है, फिर व्याख्या लिखनी पड़ती है, फिर काव्य सौंदर्य लिखना पड़ता है, यानी कि चारों चीजें। उसके बाद यह आता है फिर एक गद्य खंड की एक व्याख्या, जिसमें हमें संदर्भ प्रसंग सहित वो भी लिखनी पड़ती है। उसके लिए भी हमें तैयार होना आवश्यक है। लेकिन हिंदी में आपको थोड़ी सी समस्या यह है कि आप गलत लिख देते हैं, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वो चीजें हमें बहुत संभाल कर लिखनी है। वही सब चीजों के लिए सैंपल पेपर डाला जाता है, जिससे बच्चे एग्जाम से पहले अपनी गलतियों को समझें, एग्जाम से पहले अपनी गलतियों को समझ करके उसमें सुधार करें, और वो सब सुधार हम सब एक्सपर्ट के माध्यम से आपसे करवाएंगे। ठीक बच्चों, उसके बाद क्या है कि एक हमें पत्र आता है और अथवा में आते हैं औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, वो आपके 4 नंबर का आएगा। और उसके बाद फिर एक निबंध आता है जिसे रूपरेखा सहित हमें
करना पड़ता है। यानी कि इतनी सब चीजें, ये पूरा बवंडर, ये पूरा तूफान जो हिंदी के रूप में मध्य प्रदेश बोर्ड ने आपको दिया है, कैसे करेंगे, इन सब चीजों को कैसे करना है? बहुत सी चीजें हैं बेटा। गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य, पद्य साहित्य बेटा, दूसरा बेटा गद्य साहित्य, दूसरा बेटा गद्य साहित्य, तीसरा बेटा अभिव्यक्ति माध्यम, तीसरा बेटा अभिव्यक्ति माध्यम, चौथा बेटा निबंध। बार बार बच्चों से यह कहा जाता है कि ये निबंध याद कर लीजिए, वो निबंध याद कर लीजिए। केवल 3 या 4 निबंध आपको बताए जाएंगे जिससे बाहर अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया। वो ही 3 या 4 टॉपिक, पूरा मध्य प्रदेश बोर्ड उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो बस अब केवल आपसे उतनी ही विनती है कि अंतिम समय है, आपको नंबर बढ़ाने के लिए अंतिम ही टाइम है, और केवल 2 महीने में आप अपने पूरे नंबर लेके आ सकते हैं। किसके माध्यम से? संभव के माध्यम से। संभव बैच से जुड़िए। ठीक बच्चों, फिर भी आपको अगर कोई भी समस्या हो, किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताएं कि सर हमें हिंदी में इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जो हमारे चैनल से भी जुड़े रहें और आपको बहुत सी चीजें, बहुत सी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका।